देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं और ये बजट संसद में वित्त मंत्री पेश करेंगी। महिला वित्त मंत्री है, इसलिए देश की आधी आबादी को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और इसीलिए हमने आज हमारे स्टूडियो में महिला पैनलिस्ट को बुलाया है और इसमें अलग अलग जो सेक्टर हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये महिला प्रतिनिधि हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। डॉक्टर ऋचा एनानी है जो गायकोनोलॉजिस्ट हैं, भारतीय रस्तोगी इंजीनियर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। नीलम मित्तल 4T विमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं। हिमानी जॉली कॉरपोरेट कंसल्टेंट है, फाइनेंस कंसल्टेंसी भी देती हैं। तो अलग अलग जो वर्ग को ये रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर ऋचा ईरानी हैं। मैडम, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ नवाचार हुए हैं और सरकार की ओर से भी प्रयास किए गए हैं और ख़ास तौर से कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर ऐसा सबसे ज़्यादा जिसमें फोकस किया गया है वो एक सेक्टर रहा है। वर्तमान में क्या परिस्थितियां, ऐसा इस तरह बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए ताकि हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा लोगों तक ये प्रभावशाली तरीके से काम कर सकें और गरीब लोगों को, मरीजों को इलाज आसान हो, इलाज और मरीज के बीच की दूरी कम हो सके। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी को थैंक यू कहूँगी क्योंकि उन्होंने 7.4% ऑफ दी बजट हेल्थ में लगाया है, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। चिरंजीवी योजना में भी उन्होंने 5 लाख पर फैमिली पर ईयर से 10 लाख पर फैमिली पर ईयर किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि पहले जो फैमिलीज चिरंजीवी में आती थी वो थी अराउंड 60 लैक्स। अब जो आती है वो अराउंड 1.25 करोड़ जितनी फैमिलीज इंक्लूड हो रही है। तो उसी हिसाब से बजट में भी अमाउंट थोड़ा सा और अगर इंक्रीज होगा तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। साथ ही जैसे कि होटल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा क्या बोलते प्रॉफिट ऑफ मिलता है इन चीज़ों को, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रीज विच दे गिव लिविंग टू बाकी लोगों के लिए अर्निंग भी है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स जो है उनको भी थोड़ा सा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब में थोड़ा सा अगर ऑफ मिलेगा तो बेटर रहेगा। साथ ही जो चिरंजीवी में पैकेजेस है उसमें जो पैकेज बनाया गया है वो फिक्स बनाया गया है सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके। क्वालिटी एंड कैपिंग वो एक साथ नहीं चलेगा, तो वो गवर्नमेंट थोड़ा सा और इस पे ध्यान दे। दैट विल बी बेटर। मैं एक बात जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी चिरंजीवी जो योजना है उसे फ्लैगशिप स्कीम मानती है और बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बहुत खुश नहीं है इस स्कीम से। कारण यही है सर कि जैसे मैंने पहले भी कहा अभी कि क्वालिटी और कैपिंग गवर्नमेंट चाह रही है कि सारी प्रोसीजर्स को कैप किया जाए। अब आप कोई भी लॉयर के पास जाते हैं तो किसी की फीस कुछ, किसी की फीस कुछ होती है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। साथ ही जो गवर्नमेंट के पैकेजेस है उसमें भी जो पैकेज बनाया गया है उसमें सारा कुछ गवर्नमेंट का कॉस्ट लिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, डॉक्टर की फीस, पानी कुछ नहीं देना पड़ता, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये सब कुछ इंक्लूड देना पड़ता है। तो वही पैकेज आप गवर्नमेंट में और वही सेम पैकेज आप प्राइवेट में लागू नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के हम पैकेजेस में चेंजेस करें तो इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ। नीलम जी से बात करें। नीलम जी, आप एंटरप्रेन्योर है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है और कोविड के दौरान आपने बहुत सेवा की है जनता की, पीड़ितों की। आप क्या कहेंगे किस तरह का ये बजट होना चाहिए, खासतौर से अगर हेल्थ सेक्टर को ही हम टारगेट करें तो? सर, मैं कहना चाहूँगी कि हेल्थ केयर सेक्टर में बेसिकली अगर अपन बात करें, चिरंजीवी योजना तो आ गई। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी डॉक्टर ऋचा से कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में चिरंजीवी योजना के पार्ट को लेके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी करके फीस वसूली करते थे। इस सेक्टर में मैं अप्रिशिएट करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम गहलोत को कि उन्होंने क्या करा कि इस चीज को थोड़ा सा पब्लिसाइज कर दिया। लोअर क्लास की फैमिली कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं था। इस चिरंजीवी योजना से कम वो अफोर्डेबिलिटी उनके लिए हुई है और इसको मैं बहुत अच्छी मानती हूँ कि कोरोना के बाद ये स्टेप लिया गया कि वो 5 लाख से 10 लाख तक हो गई
और ये शायद प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है जो कैपिंग जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है वो बहुत वेल टू डू प्लानिंग के साथ करी है, जिसने भी ये हेल्थ केयर सेक्टर में लिया। क्योंकि आज मैं बहुत सारे हॉस्पिटल से एसोसिएट हूँ, मैं वहाँ लोग पब्लिक की अगर मैं उनकी पेन पॉइंट सुनती हूँ तो उनका यही पेन पॉइंट होता है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं या मिडिल क्लास की फैमिली है, आज उनके लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इजी टू अप्रोचेबल है। पर देखने वाली बात यह है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल उनको एंटरटेन करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे इस पैनल में डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एंटरप्रेन्योर हैं, कंसल्टेंट है, फाइनेंस कंसल्टेंसी देने वाली हिमानी जौली हैं। हम भारती रस्तोगी से जानेंगे जो इंजीनियर भी है, एंटरप्रेन्योर है। यूनियन बजट में केंद्र सरकार ऐसा क्या करे कि जो खास तौर से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके और आगे आएँ, क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो महिला उद्यमियों की संख्या काफ़ी कम है। जी सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खुद भी एक उद्यमी हूँ और हमारा फर्नीचर का उद्योग है, वो हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं वो मैं आज मुख्यमंत्री जी के सामने बताना चाहूँगी कि अगर हम यही सब चीज़ें डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसका ज्ञान भी एक फ़ीमेल को दें। फीमेल के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो जो आज जो स्कीम्स हैं उनके लिए उनको वो प्रॉपरली चैनलाइज भी किया जाए। आज हमारे पास जेम है, गवर्नमेंट का ई पोर्टल है, उस पर वुमनिया करके स्कीम चलती है जो कि आज गवर्नमेंट सरकारी जो कार्यालय है उनमें वुमेन से खरीदना 30% वो फाइनलाइज कर दिया कि 30% माल हम फीमेल से खरीदेंगे। बट लेकिन उनके पीछे कौन काम कर रहा है? फीमेल का सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, बाकी काम कर रहे होते हैं मेल्स। तो ये चीज़ का प्रसार अगर हम लोग जन जन जाके राजस्थान के रूरल एरियाज़ में देंगे कि मैम आपके लिए ऐसी स्कीम है और आप आएँ, इस पे बजट पे पोर्टल पे लॉगिन करें और इस तरह अपना सामान बेचें, तो क्यों नहीं वो पोर्टल आगे प्रोग्रेसर होगा। एक महिला को भी मौका मिलेगा आगे काम बढ़ने का, अपने आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये मैं चाहूँगी कि ऐसा पोर्टल्स जो हैं वो लोगों को नॉलेज दें, मतलब फीमेल्स को नॉलेज दें उसके बारे में। दूसरा ये है कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें महिलाओं का सहयोग ज़्यादा हो। जो आज मेल डोमिनेटेड है मैन्युफैक्चरिंग में, वो फीमेल डोमिनेटेड हो। तो उसमें हम लोग, अगर हमारा देश को आगे जीडीपी ग्रोथ अच्छी करनी है, अपने आप को एज एन डेवलपिंग नेशन शो करना है, तो वी हैव टू ब्रिंग द फीमेल्स अहेड। हिमानी जी, आप कॉरपोरेट कंसल्टेंट है, साथ ही ज्योतिष की भी जानकार है, तो क्या आप ये पूर्वाभास हमें करा सकती हैं कि कल के पिटारे में निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से क्या निकलने वाला है? अगर ज्योतिषीय एस्पेक्ट से बात करूं तो शनि और बृहस्पति का जो गोचर अभी 17 जनवरी को शनि महाराज ने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है, जो जायज बात है कि वो एक अपनी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, जिससे कमोडिटी और जो आपका मेटल, अल्कोहल, केमिकल्स, मिनरल्स, इनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स है वो डेफिनेटली हाइट पकड़ेंगे। और अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ये बात करें तो मुझे लगता है कि बृहस्पति का जो मीन राशि का गोचर जा रहा है, मई में ट्रांजिशन होगा, उस समय तक भी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ और समझ रही हूँ इस चीज़ को कि हम बजट में एक्सपेक्ट करते हैं, निर्मला जी खुद एक महिला हैं और अर्थव्यवस्था का मूल आधार स्त्री को आप अलग कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक अर्थव्यवस्था के आधारित एक बात बोलती हूँ। 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद 70-75 साल से हम एक चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था इम्प्रोवाइज करना। हम लोग कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर फिर उसको काम को स्ट्रक्चर करते हैं। हम लोग सिर्फ रीपेमेंट मॉड्यूल्स पे ही काम करते हैं। हमारा कोई भी पीएसयू उठा लो, हर पीएसयू 272 पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबके सब घाटे में चल रहे हैं और कई तो बिल्कुल डिफॉल्ट की कंडीशन पे खड़े हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि सरकारों की जो पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, एक्चुअली ये रीसेंट पॉलिसी नहीं है, ये पिछले कई सालों से चलती आ रही है, जिसमें सुधार की संभावना नगण्य नजर आती है। हमने पीएसयूज को फ्रीडम नहीं दे रखी पैसा कमाने की। उनके पास उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मोनेटाइज कर देने के लिए उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, उनका अपना सेटअप्स है, लेकिन वो उसको ना तो मोनेटाइज कर सकते हैं, ना उसे ट्रेड पे कर सकते हैं, ना अपने बॉन्ड्स निकाल सकते हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम है कि वो केवल एक सेट फॉर्मेट के अलावा किसी भी तरीके से कमा सके। रिसेंटली अगर मैं राजस्थान डिस्कॉम की हालत देखूं, जो 36,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है,
ये तो अभी का है, इस समय का है, जो रिसेंटली उन्होंने आपका आरईसी और पीएफसी से लोन लिया है, ये अभी रिसेंट एग्जांपल है। इसको रीपेमेंट कैसे करना है कोई नहीं जानता, जबकि राजस्थान डिस्कॉम के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं, सफिशिएंट इंफ्रा है, वर्किंग कैपिटल है, उसके बावजूद हम अपनी पीएसयूज को फ्रीडम नहीं दे रहे। प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठा दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसका भी एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं करती। इसको प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, सरकार का एक पैर जबकि पीएसयू में फंसा हुआ है, इसके बावजूद वो उन सारी चीजों को मोनेटाइज कर सकती है और इनकम मॉडल्स बना सकती है, बजाय रिकोर्स फंडिंग, नॉन रिकोर्स। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाऊं, कर्जा लिया और चुकाया, इस पैटर्न को हमारी सरकारों को तुरंत प्रभाव से सुधारना पड़ेगा, वरना पड़ोसी देशों पे हंसने से कोई फायदा नहीं होगा। 4-5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था उसी जगह पे आ जाएगी। तो पीएसयूज को अभी या बेचने से या उसका प्राइवेटाइजेशन करने से ये काम नहीं चलेगा। हमारा साथ में प्रबुद्ध इस खास कार्यक्रम में अब हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर डीएस राठौड़ हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कई राज्यों में इन्होंने काम किया है, अब हमारे साथ बजट पर चर्चा करेंगे। इनके साथ ही सचिन जैन हैं, वरिष्ठ सीए हैं और आईसीएआई रीजनल काउंसिल के पूर्व सदस्य हैं, इनके साथ भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं सचिन जी से। सचिन जी, आप जो टेक्निकल प्रावधान है, खासतौर से कर प्रावधान है, उन पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि इस बार क्या होना चाहिए इस बजट में और क्या हो सकता है? धन्यवाद शर्मा जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये माननीय मोदी जी की सरकार का 9th बजट है और जैसा सबको एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में खुशियों का पिटारा निकलना चाहिए, क्योंकि सामने इलेक्शंस हैं और राजस्थान का इलेक्शन भी है और नेशनल इलेक्शन भी सामने है। तो हम ये मानते हैं इस बार कर प्रावधानों में, जैसा कि आपने पूछा है, काफ़ी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मुख्य परिवर्तन जो कर प्रावधानों में हुआ था वो 2014-15 में हुआ था, उसके बाद में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसा बेसिक स्लैब है वो 2.5 लाख की गई थी, उसके बाद आज तक कोई चेंज नहीं है, तो 5 लाख की उम्मीद की जा रही है जनमानस के द्वारा। साथ ही साथ जो रिबेट थी एटीसी के अंदर, जो रिबेट है उसकी भी 1.5 लाख रुपए की गई थी, 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख 2014 के बजट में, उसके पश्चात आज तक नहीं बढ़ाया गया है। तो जैसा माना जा रहा है कि अब हमें वापस से हमारी जमा पूंजी को सेव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाई जा रही है एफडीआर पे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए तक कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जैसा देखा जा रहा है कि घरों की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, जो 2014 में 2 लाख रुपए की रिबेट 24B सेक्शन में दी गई थी, वो अब थोड़ा कम महसूस होती है। कोई भी लोन लेता है तो उसकी इंटरेस्ट 3-4 लाख तो मिनिमम हो ही जाती है, क्योंकि रेटें लगभग डबल हो चुकी है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो हम ये मानते हैं कि इस बार भी उसको भी बढ़ा के 3 लाख तक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उद्यमियों के मामले में बात करें तो कंपनीज के अंदर अभी जो रेट इन्होंने लगाई है 18 से 25% की, तो हमने एक 40 के माध्यम से भी एक प्रतिवेदन दिया था, उसमें हमने कहा है कि जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों के अंदर जो रेट्स हैं वो भी इसी के सामने लानी चाहिए, क्योंकि अभी उन पर 30 से 35% की रेट लग रही है। साथ ही साथ जीएसटी के अंदर हम ये सोच रहे हैं इस बार, जैसा कि माहौल भी है कि हो सकता है एक एमनेस्टी स्कीम आए या रेक्टिफिकेशन ओपन किया जाए। ऐसा प्रतिवेदन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दिया गया है, एएफटीपी में भी हमने दिया है, हमने 40 के माध्यम से भी दिया है। तो हमारे हर एक संस्था की तरफ से, सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी रिकमेंडेशन की गई है। साथ ही साथ जैसा ये माना जाता है कि ये बजट आधारभूत सुविधाओं को लेकर किया जाएगा, तो एमएसएमई के लोन की लिमिट को भी शायद बढ़ाया जाएगा। जो 50 लाख है उसको बढ़ा के 2 करोड़ करने का रिक्वेस्ट की गई है विभिन्न संगठनों के द्वारा, मगर कम से कम 1 करोड़ करने की इसकी उम्मीद हमें है। साथ जो इसके अलावा जो सीएसआर एक्टिविटी में फंडिंग करती हैं संस्थाएं, उसके अंदर भी रिबेट को लेकर, क्योंकि उसके अंदर जो खर्चा होता है उसकी डिडक्शंस नहीं मिलती है, वो डिडक्शन भी आनी चाहिए। प्रोफेशनल को लेके इस बार उम्मीद की जा रही है कि बाकी सब जगह पे 8% से लेके 6% का 44AD में प्रावधान कर दिया गया है, मगर 44ADA में अभी 50% का ही प्रावधान है, जो ऐसा माना जा रहा है कि उसको भी राशनलाइज करके 30% रिबेट उसमें लेके उसको 35% तक करना उचित रहेगा, क्योंकि आज की डेट में कॉस्टिंग हर जगह बढ़ी है। प्रोफेशनल्स भी अब एक छोटे रूप में नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका भी मास मीडिया कम्युनिकेशन प्लस उनका भी खर्चा होता है। उसी के हिसाब से हमें लगता है कि इस बार बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिसकी वजह से आम जनता में खुशी की लहर आएगी। बजट वैसे आय व्यय का लेखा जोखा होता है,
आय कहाँ से आएगी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो मेरा ये मानना है कुछ ऐसी विलासिता की वस्तुओं को लेकर उनके ऊपर कर प्रावधान बढ़ाए जाने चाहिए। अभी अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है जो जिसके अंदर ये घोषित किया गया है कि हमारी जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो 7% एस्टिमेटेड है, और अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड काउंट हो रहे हैं एज फार एज डॉलर कंसर्न। तो मेरा ये मानना है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए आधारभूत सुविधाओं की ओर माननीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी सरकार बहुत अच्छे कदम उठाएगी, और हमें ये मानते हुए इस बजट को एक अच्छा बजट पेश करेगी। अच्छे बजट की उम्मीद है सचिन जी आपको। मैं राठौड़ साहब से जानना चाहूँगा, राठौड़ साहब सरकार लगातार जो PSUs है उनका प्राइवेटाइजेशन करने में उतारू है एक तरह से, लेकिन एक दौर था जब राष्ट्रीयकरण किया गया था PSUs का, वापस से प्राइवेटाइजेशन को एक तरीका मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, और इसको डेवलपमेंट के नाम से जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये एक सही तरीका है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका निजीकरण किया जाए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा है कि बैंकों को अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, जबकि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन 69 में किया गया 14 बैंकों का, देखिए उससे पहले अगर हम थोड़ी सी तस्वीर देखें तो एक सोशल ऑब्लिगेशंस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पोज किए गए थे जब वो प्राइवेट सेक्टर में नेशनलाइज नहीं किए थे। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि किसी भी बैंक ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी कि इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। सो जिस तबके को मिलना चाहिए था या फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए थी, तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। 69 में 14 बड़े जो प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया, और उसके पीछे कारण ये था कि हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं जिनको कि अब तक बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो सरकारी क्षेत्र में लेने के बाद में ये उम्मीद जगी, और ये ऐसा काम हुआ भी। अगर उसके बाद में आप देखें कि इतना रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, इवन आपके जो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर बैंकिंग जो सेक्टर रहा उसका बड़ा योगदान रहा बाय वे ऑफ फाइनेंसिंग टू द फार्मर्स, क्योंकि नई नई वैरायटीज़ विकसित हुई, उसके दौरान ज़रूरत थी, और काफ़ी कुछ हद तक उसके बाद में आपको ध्यान हो 75 के अंदर एक और मॉडल सोचा गया कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है इनको बैंकिंग सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध किया जा सकती हैं, तो ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था की गई 75 से। लेकिन अगर आप उसका उद्देश्य देखें, ग्रामीण बैंक किन आधारभूत चीज़ों को लेकर स्थापित किए गए थे, वो दुर्भाग्यवश। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा राठौड़ साहब, लेकिन मैं थोड़ा इस समय जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, सरकार ये चाहती है कि एक देश एक बैंक होना चाहिए, और ज़्यादा बैंक होते हैं तो उसके मैनेजमेंट में ज़्यादा खर्च होता है। उन्होंने बहुत सारे जो स्टेट बैंक है उनका मर्जर किया, और अब उनका उद्देश्य है कि सरकारी जितने बैंक है उनका एक बैंक होना चाहिए। हालांकि जो विरोध हुआ है बीच में कर्मचारी यूनियंस की ओर से, उसके बाद वो शायद धीरे स्लो चल रहा है वो प्रोसेस, लेकिन सरकार का ये उनकी प्लानिंग में शामिल जरूर है। तो आपको लगता है कि यदि एक देश और एक ही बैंक हो तो क्या इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल पाएगी? देखिए, हिंदुस्तान जैसे देश में आप जो एक बैंक की परिकल्पना मेरे ख्याल के अंदर सरकार ने भी नहीं की है, और वो उचित भी नहीं है। उचित का वो इसलिए नहीं है कि हमारी जनसंख्या देखिए 140 करोड़ मीन्स 1.4 बिलियन के आसपास हम लोग हैं। नाउ इनकी अब जो फाइनेंशियल नीड्स को कैटर जो, क्योंकि अगर एक संस्था एक बैंक हो गया तो उसका कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए इवन दूसरी अपनी छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये है, उन्होंने भी अपने ऑफिसेज को कर रखा है, ये हमारा जोनल ऑफिस है, तो ये हमारा रीजनल ऑफिस है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। इस तरह से बैंकिंग का ये जो सेक्टर, अगर आप उसका एक नाम भी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन द बैंकिंग सिस्टम शुड बी गुड।
आप कोऑपरेटिव बैंक का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 99% फार्मर्स हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हैं, लेकिन अब भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से उनको लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर ही स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा है द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दैट, बिकॉज कोऑपरेटिव हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल हो पाए उसका एक कारण ये भी रहा। और पॉलिटिकल जो दखलंदाजी है, शायद उसकी वजह से करप्शन भी वहाँ कुछ ज्यादा है। एक बैंक तो नहीं, हम ये चर्चा आपके साथ भी जारी रखेंगे। पहले नीलम जी से एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि नीलम जी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत अच्छे से समझती हैं, और केंद्र सरकार की और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि हम निर्यात बढ़ाएं और आयात को कम करें। इसके लिए जिस तरह का मिशन यहाँ भी निर्यातक बनो मिशन लागू किया गया है, और भी कई तरह की जो प्रोत्साहन की योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, तो आपको लगता है कि निर्यात बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के लिए और क्या क्या सरकार की ओर से प्रावधान होने चाहिए, सहयोग होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे मोदी जी सरकार जब से आई है तब से उसके बारे में बात करूंगी। 2.25 लाख महिलाओं से आज हमारी क्वांटिटी बढ़ के 125 करोड़ हो चुकी है। यानी महिलाओं की जो अपनी अर्थव्यवस्था में भागीदारी है वो बहुत 10 गुना, मतलब मल्टीपल वे में हमारे सामने आई है। मोदी सरकार जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हुए हमारे आय और व्यय के साधनों को सीमित नहीं करके उसको एक्सपोज किया है। इंटरनेशनली मार्केट में अगर हम बात करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इंपोर्ट पे कम। इंपोर्ट पे करना भी कम चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब जो स्वदेशी अभियान आज हमने चलाया है, हमारे देश की धरती से उगी हुई चीज़ें अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो हमारी आय आएगी वो ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम करेगी। तो लास्ट 9 सालों से जो मोदी जी ने हमारे लिए किया महिलाओं के लिए, उसके लिए मैं उनको पहले तो सलाम देती हूँ कि वाकई बहुत अच्छी वर्किंग रही है। बट जिन क्षेत्रों में आज काम करने की ज़रूरत है वो है कोरोना के बाद एकदम ड्रास्टिकली चेंज आए हुए हमारे समाज में। महिलाएं बहुत आगे आई हैं, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, बट अभी भी कुछ क्षेत्र में उनके लिए काम करना बाकी है, जिसके लिए इस बजट से हमें बहुत अनुमान है। जैसे उनको एक ऐसा पोर्टल मिले जहां पे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ों को सरल भाषा में समझ सके, उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सके जो उनको विदेशों में इस्टेब्लिश होने के लिए प्रोत्साहन दे सके। मैं भी आज एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में, मेरी खुद की भी है, तो आज जो मेरे चैलेंजेस हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके हैं। कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने पे हमें भू माफिया का सामना करना पड़ता है, तो देयर इज नो एनी पॉलिसी थ्रू टू गवर्नमेंट जहाँ पे ये चीज़ें हो तो करोड़ों का नुकसान एक टन में हमें लग जाता है। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि मोदी सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे इकोनॉमी का 20% जो पार्ट है वो महिला उद्यमियों से ही आता है। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आज हम बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं ये पार्ट 20 से बढ़ के इस अपकमिंग ईयर में मैं मानती हूँ कि 33% तक स्लैब तक ले आएगा। तो मोदी सरकार के इस बजट से देश को ढेर सारी उम्मीदें